हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं और देखिए जो मैथ के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको इस क्लास में हम लोग देखेंगे और वो भी जो आपके एग्जाम में पूछे गए फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूलों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बीच में ही छोड़ के नहीं जाएगा। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फार्मूले देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों को बताया था। तो फर्स्ट फार्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए, कहीं पर यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और देखिए, हम लोग फार्मूले इस क्लास में फार्मूले देखेंगे और फार्मूले के साथ में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को और करने वाले हैं इसी क्लास में हम लोग। तो देखिए, सेकंड फार्मूला क्या होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और जैसे फोर्थ फार्मूला क्या होता है आपका, जो आपका लासत का मासा से रिलेटेड फार्मूला होता है, जिसमें लिखा होता है जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या तो पूरा लिखो पहली संख्या गुणा क्या होता है दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है लासा गुणे मासा हो जाता है, लासा गुणे मासा हो जाता है। सही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा लासा गुणे मासा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो लासा मासा से केवल एक ही फार्मूला है जो आपका लगता है उस, ठीक है, सवालों में। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ग से रिलेटेड, ठीक है। तो वर्ग, पहली बात तो वर्ग आप लोग ध्यान रखना है कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, वर्ग में दो फार्मूले होते हैं, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर। एक तो फार्मूला ये दिया जाता है भुजा स्क्वायर, और इसी का एक फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण मतलब ये होता है कि इस कोने से लेकर इस कोने तक की यदि लंबाई आपको दे दी जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि विकर्ण हो जाता है, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी दी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 विकर्ण स्क्वायर। समझा आया। यदि भुजा दे दी जाए तो हम लोग ये लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लगा देंगे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो एक और फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप। और देखो, परिमाप किसी का भी पूछा जाए, चाहे वर्ग का पूछा जाए चाहे त्रिभुज का पूछा जाए, तो परिमाप क्या होता है कि जो सभी भुजाओं की लंबाई को क्या बोला जाता है परिमाप बोला है। जैसे सभी भुजाओं की लंबाई का क्या कर लो योगफल कर लो, उसको क्या बोला जाता है परिमाप बोला जाता है, समझे। अब इसमें कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं हैं ना, तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसके बाद आगे के फॉर्मूले देखने वाले हैं अभी। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं आयत। आयत देखो, आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको बोला जाता है आयत। जैसे ये आमने सामने की, जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लंबाई और ये वाली भुजा बोली जाती है चौड़ाई, क्लियर नहीं। तो इस पर भी दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। एक और फॉर्मूला होता है आपका आयत का परिमाप। क्या होता है आयत का परिमाप। तो देखो, आयत के परिमाप की बात करेंगे तो इसमें टोटल भुजाओं की लंबाई जोड़ लीजिएगा। तो देखो, ये मान लीजिएगा आपका, देखो एक्स वाई मान के करना चाहे तो एक्स वाई मान सकते हैं, जैसे इसको एक्स मान लो और इसको क्या मान लो वाई मान लो। तो एक्स वाई के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसको एक्स वाई में लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये वाई है तो ये भी वाई होगी, तो वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। तो इसीलिए यहाँ पर देखो ऐसे लिखना है आपको 2x प्लस 2y
और 2x प्लस 2y मतलब 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा x प्लस वाई। और ये क्या बन गया, देखो x लंबाई है और y क्या है, चौड़ाई है, समझे। तो ये क्या होता है कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि परिमाप का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई का टोटल कर लीजिएगा, वो क्या हमें पता चल जाता है, परिमाप पता चलता है, समझा है। तो आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो परिमाप का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम लोग बात करते हैं जैसे वृत्त की बात करते हैं, और सर्किल तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे एक सर्किल खींचा और ये केंद्र बिंदु होता है जिसको O बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, ठीक है। तो इसके भी 2 फॉर्मूले पहले तो होते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर। उसके बाद होती है वृत्त की परिधि, क्या होती है, वृत्त की परिधि। देखो परिधि या परिमाप एक ही बात होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि पूछ रहे हैं तो मतलब ये क्या हो गया कि ये वृत्त की टोटल लंबाई इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल लंबाई हमें क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R हो जाएगी, सही। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R हो जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है कि व्यास इक्वल टू क्या होता है, कि व्यास इक्वल टू आपका हो जाता है 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, व्यास और त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिएगा। तो व्यास इक्वल टू क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2। त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है, व्यास बटे 2। और आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा व्यास किसे कहते हैं, ठीक है, ये सीधा रखना है। देखो क्या होता है कि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होके जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास। तो परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होके जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है, ठीक है। और देखो परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके नहीं जाए, ठीक है। देखो ये लाइन है, ये क्या है, केंद्र से होके नहीं जा रही, तो इसको व्यास नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है, ध्यान रखो। यदि 2 बिंदु मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके जाएगी तो व्यास बनेगा, केंद्र से होके नहीं जा रही तो उसको क्या बोला जाएगा, जीवा बोला जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आपको त्रिभुज। और देखो त्रिभुज कई टाइप से होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखें विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, अलग अलग हों। जैसे ये मान के चलो ये त्रिभुज दिया, इसकी ABC, ठीक है, ये क्या है, भुजाएं हैं, और भुजाओं की माप कैसी है, अलग अलग है, तो उसको बोला जाए विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S क्या होता है, S निकालना होता है तो ये होता है A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं के जोड़ के आधा कर दो तो S पता चल जाएगा, समझा है। तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हो जाएगा, ठीक है। S कहाँ से आएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ के आधा कर दो, क्या पता चल जाएगा, S, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। ये था विषमबाहु त्रिभुज का। अब हम लोग बात करते हैं इसके परिमाप की। आप लोगों को बता चुका हूँ परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई को, तो A प्लस B प्लस C, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर हो जाता है। और आप लोग ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे x x x, तीनों भुजाएं यदि बराबर है तो उसको क्या बोला जाएगा, समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर हो जाता है। और इसका परिमाप निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखो भुजाओं की लंबाई कैसी है, समान है, तो 3 गुणे भुजा कर दो। भुजाएं कितनी होती हैं त्रिभुज में, 3, और गुणे क्या कर दीजिएगा, भुजा कर दीजिएगा, समझे। तो ये था आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं एक फॉर्मूला होता है समषट्भुज का परिमाप।
देखिए हम लोग वही फार्मूले देखने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बाद बाकी कोई भी फार्मूला देखने वाले नहीं हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाले हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि समषटभुज का परिमाप। षटभुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं हो, तो यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा, 6 गुणा भुजा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं हम लोग, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपका, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे कितना हो जाता है आपका, 100 हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो रेलगाड़ी वगैरह सवालों में लगता है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब देखो इसी से फॉर्मूला और बन जाता है, समय इधर कर दो, चाल बट्टे में कर दो, तो ये बन जाएगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या बन जाता है, दूरी बट्टे चाल। चाल कहाँ पहुँच जाएगा, बट्टे में समय इधर आ जाएगा। और एक और फॉर्मूला बनेगा, दूरी बराबर, ठीक है, तो चाल का इधर गुणा कर दो, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या हुआ, 2 फार्मूले और बन गए। इसके टोटल फार्मूले कितने हो गए, 3 फार्मूले हो गए। और इंपॉर्टेंट बात और समझनी होगी आप लोगों को, देखिए ये तो चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला तो हो ही गया है। हम लोग क्या करना है कि जैसे चाल आपकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में दी जाती है और किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाती है, तो इसको चेंज और करना होता है। यदि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपसे कहे कि मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 5/18 का गुणा कर दो तो ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड। सही। चाल यदि आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बनाना चाहते हो, तो कितने का गुणा करना होगा, 5/18 गुणा करना होगा। समझ आया। यदि आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, 18/5 का गुणा करना होगा, तो ये बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया। देखिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप लोगों को क्लास जब कराई थी तब बताया भी थी, बॉड मास का नियम। क्या था, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में जो V होता है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कोष्टक हो जाता है। क्या हो जाता है, कोष्टक। और कोष्टक ध्यान रखना है कि 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक तो ये छोटा हो जाता है, उसके बाद ये मझला हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा। और हल करने का क्रम भी यही है, ठीक है। सबसे पहले किसको हल करना है, छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले को, उसके बाद बड़े कोष्टक को करना है। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है। जैसे सवाल के बीच में कहीं का लिख के आ जाए तो उस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। उसका डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब हो जाता है भाग हो जाता है, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब हो जाता है गुणा। और ए का मतलब हो जाता है ऐड। ऐड का मतलब हो जाता है जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट का मतलब हो जाता है घटाना, ठीक है। तो देखो बॉड मास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो इसका क्रम याद रखना होगा। तो देखिए चारों चिन्ह यदि एक साथ आ जाएं, जैसे आपका भाग, गुणा, जोड़, घटाना, तो सबसे पहले हमें कौन सा चिन्ह हल करना होता है, भाग का हल करना है। उसके बाद कौन सा, गुणा का करना होता है। उसके बाद जोड़ना, घटाना। देखो जोड़ने घटाने में कोई क्रम क्लियर नहीं होता है, चाहे जैसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ने घटाने में कोई क्लियर क्रम नहीं होता है, ठीक है। जोड़ना घटाना आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं। बट भाग और आपका गुणा, ठीक है, इनमें क्रम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिए गए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, समझे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a प्लस बी और कह रहा है कि a माइनस बी, इसका मान क्या होगा। आपका फॉर्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बताया था ना ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, समझे।
आप लोगों को समझाया था ना कि कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यदि कहीं पर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे? तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आंसर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस। क्लियर कि नहीं? अब देखिए इसी तरह आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिए गए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और आप लोगों को बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। समझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। क्लियर नहीं? क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। तो अब आप लोग कंपेयर कर लो, ए की जगह कितना है x है, बी की जगह कितना है 5 है, तो यहाँ पे रख दो। ए की जगह x रखोगे तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह 5 रखोगे 5 का वर्ग प्लस 2, ए की जगह कितना रखना है x और बी की जगह कितना रखना है 5 रखना है। इसको आप लोग हल करो, एक्स स्क्वायर और 5 का वर्ग कितना हो जाए 25 और 5 दूनी कितना हो जाए 10x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई कह रहा है 50 मीटर है, कह रहा है उसका परिमाप कह रहा है 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपका तीसरा कह रहा है आयत की लंबाई दी गई, तो यहाँ पे लिखना है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई इक्वल टू कितनी दी गई, 50 मीटर दी गई, और यहाँ पर कह रहा है कि आयत का परिमाप इक्वल टू कितना हो जाए 180 मीटर। क्लियर नहीं? और देखो फॉर्मूला लगाइए, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है कितना है, आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमाप का मान दिया 180, तो यहाँ पे 180 रख दीजिएगा। 2 लंबाई हमें पता है कितनी 50 है, 50 रख दो। चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात। देखो 2 का इधर भेजेंगे तो भाग आएगा, तो 180 बटे कितने हैं 2, 50 प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। समझे? 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 90। अब 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका चौड़ाई, और चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90 में से 50 घटाओ 40 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू आपको होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो देखो लंबाई कितनी दी गई आपकी, लंबाई दी गई थी 50 मीटर, चौड़ाई कितनी निकली 40, ये 40 मीटर क्या निकली चौड़ाई। तो देखो 50 गुणा 40 कर दो तो ये हो जाए 2000 वर्ग मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई कह रहा है 5:3 है। यदि कह रहा है आयताकार बाग का क्षेत्रफल कह रहा है 1500 वर्ग फीट हो, तो कह रहा है कि बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। कह रहा है कि जबकि तार का मूल्य 12 रुपये प्रति फीट है। तो देखो बाग के चारों ओर क्या लगाना है, तार लगाना है। तो आप लोग समझ लो क्या निकालना होगा, हमें परिमाप निकालना होगा। और ये क्या दी गई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए गए। क्या दिए गए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए गए। लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दिए गए, 5:3 दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। माना लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी इसकी 5x हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, बाग की बात कर रहे हैं तो पूरा लिख लो। ठीक है, माना बाग की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी 5x हो जाएगी, और यहाँ से लिखना है चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अनुपात तो दिया गया था, अनुपात को ख़त्म करना है तो कोई कांस्टेंट संख्या से गुणा करना होगा, तो ये बन जाएगा 5x और क्या बन जाएगा 3x। हमसे कह रहे हैं बाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना है बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया गया 1500 वर्ग फीट दिया गया। क्या दिया गया, वर्ग फीट दिया। और देखो बाग कैसा है, आयताकार है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर नहीं? तो देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया, यहाँ पे रख दो 1500, और लंबाई कितनी दी गई 5x, और यहाँ पे कितनी देगी 3x। तो ये हो जाएगा 1500, और यहाँ पर देखो गुणा करो, 5 दिया 15, x गुणा x कितना हो जाए x स्क्वायर। 15 से जब इसको काटेंगे कितना हो जाए 100, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाए 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लिखना है बाग की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बाग की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी। देखो बाग की लंबाई कितनी है 5x,
तो x का मान रख दो, 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लिखना है बाघ की चौड़ाई, तो बाघ की चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 10 करो 30 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना होगा, बाघ का परिमाप। तो यहाँ पे लिखना है बाघ का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लंबाई यहाँ पे रखिए कितनी आई, 50 प्लस 30। ठीक है, लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 30, तो रख दीजिएगा। तो 2 50 30 कितना हो जाए 80, तो 80 दूनी कितना हो जाए 160 फीट। ठीक है, टोटल तार कितना लगेगा वहाँ पर, 160 फीट तार लगेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका खर्च निकालना है। तो खर्च इक्वल टू क्या करना है, 1 फीट का खर्च कितना आ रहा है, 12 रुपये आ रहा है। तो 160 फीट का खर्च कितना आ जाएगा, 160 गुणे 12 कर लो 0, और 12 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणे 6 72 होता है 7, और 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1920 रुपये खर्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, दो संख्याओं का कह रहा है मासा दिया गया आपका 16, उनका गुणनफल कह रहा है 6400 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिए गए, 6400। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं मासा कितना दिया गया, मासा इक्वल टू 16 दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा। क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितना मान दिया गया, 64। देखो अलग अलग संख्याएं नहीं दी, यहाँ पे कह रहे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, 64। मतलब दोनों संख्याओं का गुणा करके हमें बता रहे कितना है, 6400 है। तो लासा हमें कह रहे ज्ञात करना है, और मासा दिए गए इसका 16। तो लासा ज्ञात करने कितना हो जाएगा, लासा इक्वल टू आपका हो जाएगा 6400 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो 16 चौकू 64 हो जाए तो 400 हो जाएगा। तो लासा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की कह रहे हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई, भुजा इक्वल टू कितनी कह रहा है आपकी 4 सेंटीमीटर कह रहा है। तो यहाँ पे निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 और ये 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट काट दो, क्योंकि स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाए, एक घात बचेगी, तो ये बन जाएगा 4√3 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ₹500 का 3 वर्ष का कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है मूलधन इक्वल टू कितना दिया गया, मूलधन इक्वल टू 500 रुपये, और समय इक्वल टू आप लिखना है 3 वर्ष। समय कितना दिया, 3 वर्ष दिया गया, और दर कितनी दी गई आपकी 12% दी गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने हैं ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाता है, समझे। तो देखो मूलधन कितना दिया 500 रुपये दिए गए, दर कितनी दी गई आपकी 12%, और समय कितना दिया 3 बट्टे कितना हो जाए 100। देखो 0 से 0 कटेगा, तो इसको आप लोग हल कर लो। देखो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 गुणे 3 करेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। तो वर्ग की भुजा इक्वल टू लिखना है, वर्ग की भुजा इक्वल टू कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर। अब लिखना है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 और गुणे भुजा कितनी दी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 4 कर लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि कह रहा है 22 मीटर है। कितनी है 22 मीटर, कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखना है वृत्त की परिधि दी गई, वृत्त की परिधि इक्वल टू कितनी दी गई 22 मीटर दी गई। अब हम लोगों को देखना है वृत्त की परिधि इक्वल टू होती कितनी है। वृत्त की परिधि इक्वल टू आपकी हो जाती है 2πr, और यहाँ पे परिधि दी गई तो इसकी जगह 22 रख दीजिएगा। 2 पाई का मान रखो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आर। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 इधर आएगा तो ऊपर 7 पहुँचेगा,
और 2 यहाँ पे आएगा बट्टे में, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7/2। तो हमसे क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 7/2, तो इसको लिखना है 7/2 गुणे 7/2। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11। अब 11 गुणे 7 करो कितना हो जाएगा 70/2, 2 से काटो कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 बचेगा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 38.5 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी बहुभुज की समस्त भुजाएं समान हो तो उसे समबाहुभुज कहते हैं। कह रहे कि एक समषष्ठ की एक भुजा की माप कह रहे 2.3 सेंटीमीटर है। कह रहे समषष्ठ भुज का परिमाप क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आप लिखना है समषष्ठ भुज की भुजा इक्वल टू कितनी दी गई आपकी 2.32 दी गई। तो हमसे क्या पूछा गया समषष्ठ भुज का परिमाप, और परिमाप इक्वल टू क्या होता है आपका 6 गुणे भुजा, क्योंकि इसमें षष्ठ भुज की बात कर रहा है तो 6 भुजाएं होगी, और भुजा कितनी दी 2.32 दी गई है। देखिए अब क्या करना है 6 का गुणा करना है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है, 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो 2 अंक बाद पॉइंट रखना है 13.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 18 माइनस कोष्टक 14 प्लस कह रहे हैं 16 माइनस कोष्टक 18 माइनस 5 कह रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है जो हमने बॉड मास नियम पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। 14 प्लस आपका फिर कोष्टक दिया 16 माइनस फिर कोष्टक 18 माइनस 5, और यहाँ पर देखो तीनों कोष्टक देंगे। तो आप लोगों को बताया था सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना होगा, छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है 18 माइनस आपका हो जाए 14 प्लस, और ये हो जाएगा 16 माइनस 18 में से 5 के कितना बचेगा 13 बचेगा, और ये देखो छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद देखो 18 माइनस 14 प्लस, अब देखो 16 में से 13 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे देखो मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो 18 माइनस अब देखो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, 18 में से 17 गया कितना आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि -5 है, फिर माइनस कोष्टक -45 भाग -15 प्लस -3 गुणे 5। तो इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या दिया है माइनस दिए गए, फिर माइनस कोष्टक अंदर -45। अब आप लोगों को पता है था देखो चारों चिन्ह आ जाए, गुणा भी आ जाए क्या आ जाए भाग आ जाए, तो सबसे पहले हमें किसको करना होगा भाग को करना हुआ है। अब भाग को करेंगे तो ये बट्टे में संख्या हो जाएगी -15 हो जाएगा, क्लियर नहीं, प्लस -3 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो -5 और -3 बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस लगा तो इसलिए -3 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, हमने बताया था जब भाग हो जाए उसके बाद गुणा करना है, तो 5 गुणे 3 करो, और ये माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सही। अब देखो -15 -5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और -3 तो -23 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कह रहा है कि 270 मीटर है, कह रहा है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, कह रहा है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू लिखना है, रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू कितनी दी गई आपकी 270 मीटर, और देखो खंभे को पार करने में जो समय लेती है समय इक्वल टू कितना दिया गया 9 सेकंड दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, आप लोगों को बताया था दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितनी है 270 मीटर है, और समय कितना लेती है 9, तो 9 से डिवाइड करो कितना हो जाए 9 तिया 27, 30 मीटर प्रति सेकंड बनेगी, कितनी बनेगी 30 मीटर, क्योंकि दूरी मीटर में समय सेकंड में, तो ये चाल कितनी बन जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड बनेगी। अब हमसे कह रहे हैं कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी आप लोगों को बताया था यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 गुणा कर दो, तो ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड। यदि आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बनानी तो 18/5 से क्या करना होगा गुणा करना होगा, तो ये बन जाएगी मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी, सही। तो ये किस में बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें क्या करना होगा देखो 30 गुणे 18/5 करना होगा, तो 5 से डिवाइड करो कितनी बार कटेगा 6, तो यहाँ पे गुणा कर लो 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए इस क्लास में हम लोगों ने मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।